हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीबॉडी, वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, द मोस्ट अवेटेड मैराथन. दिस मैराथन which I'm starting is going to cover more than 12 marks for you. जी हाँ दोस्तों, हम लेने वाले हैं आज इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का प्रैक्टिकल पार्ट, जिसके अंदर मैं आपको स्क्रैच से बिल्ड करूंगा नेक्स्ट लेवल तक. यहाँ पर हम सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, A to Z क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. करीब करीब ये जो सेशन है 3.5-4 घंटे का जाएगा, जिसे मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा. हो सकता है आपको इमर्स्ड सेशन मिले. तो बेटा यहाँ पर हम मोर देन 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, छोटे बड़े, कुछ रफ में सॉल्व करेंगे, कुछ डिटेल में सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें कवर करने वाले. दिस सेशन इज गोइंग टू बी ऑफ utmost इंपॉर्टेंस टू यू, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ग्रैब यू क्विक मार्क्स. बहुत जल्दी आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं. Just allow me little time. I'll share this lecture with all the dear students so that they can take maximum benefit out of this. Just give me a few seconds. कर दिया शेयर. Lastly, I'll share it on Telegram as well. चलिए, it is shared. Heli. हाँ जी बेटा. सो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, एकदम जीरो से सारी चीजें स्टार्ट करेंगे. एंड आई होप ऑडियो वीडियो सारी चीजें पीछे बैकग्राउंड में क्लियर होगी. राइट. पेज मैंने ग्रीनिश ही रखा है, तो अगर आपको ग्रीन दिख रहा है दैट मीन्स आपकी आंखें सही तरीके से काम कर रही है. मैं यहाँ पर एक समरी नोट बना के लाया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में पढ़ें. ठीक. तो यहाँ पर मेरे पास मैंने एक नोट्स तैयार करके रखे हुए हैं, वो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे. फ्लो क्या रहने वाला है इसका? यहाँ पर मैं पहले आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा. उसके बाद हम हमारी बुक के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे. फिर मैंने कुछ एक बुकलेट बनाई है जिसके अंदर सारे के सारे चैप्टर के पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो पूछ लिए हैं. अब ये जो बुकलेट है, हम पहले उसे सॉल्व करेंगे. उसके बाद मैंने जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, जो आपको वर्कबुक के अंदर दे रखे हैं. चाहे आपके पास टेलीग्राम चैनल से ही क्यों ना आपने डाउनलोड कर लिया, या आपने नोट्स डाउनलोड किए हो, कहीं से भी आप ले सकते हैं. तो चलिए बेटा शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, सो मेरे विजिबिलिटी में अच्छा रहेगा वो. बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है. चलिए बेटा शुरू करते हैं. नमस्कार. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 1, नेशनल इनकम से. लिखते जाइए. सबसे पहला फॉर्मूला है नेशनल इनकम का ही. नेशनल इनकम. नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाय NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. बच्चों, NNPFC, नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट्स होते हैं. पहले वो 8 एग्रीगेट्स भी मैं आपको लिखवा दूं. ठीक है. एग्रीगेट्स कौन कौन से एग्रीगेट्स होते हैं? GDPMP, GDPFC,
NDPMP, NDPFC, GNPMP, GNPFC, NNPMP, NNPFC, जिसके अंदर NNPFC को नेशनल इनकम का दर्जा दिया जाता है। सर इन्वेंट्री वेलोसिटी जैसा कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, इन्वेंट्री वेलोसिटी होता है 360 या फिर 365 या फिर 12 मंथ डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये है 8 नेशनल इनकम एग्रीगेट। अब कोई भी नेशनल इनकम एग्रीगेट से दूसरे नेशनल इनकम एग्रीगेट पर पहुंचने के लिए हमें चाहिए रहते हैं कन्वर्टर्स। तो मैं यहाँ पर आपको 3 कन्वर्टर सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर हमें ग्रॉस दे रखा है और हमें उससे चाहिए नेट, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बेटा? ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। तो अगर मुझे GDPMP दे रखा है और मुझे NDPMP निकालने के लिए बोल रहा है, ग्रॉस से नेट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं डेप्रीसिएशन माइनस करूंगा। डेप्रीसिएशन को एक और नाम से जाना जाता है कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये लेक्चर चलेगा लंबा, ये लेक्चर चलेगा 2 घंटे तक बेयर मिनिमम, और ये लेक्चर कल भी होगा। हो सकता है कुछ बच्चों को ये लेक्चर बाद में दिखे, स्टिच करके जुड़ा हुआ दिखे, या फिर पार्ट ए ये है पार्ट बी का इंतजार करेगा। ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट लेस करना पड़ता है। सेकंड है बेटा, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको डोमेस्टिक प्लस NFIA से आपको मिल जाएगा नेशनल। और NFIA का मतलब होता है फैक्टर इनकम रिसीव, फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव माइनस फैक्टर इनकम पेड। नेक्स्ट है, अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है या फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है, एज द केस में बी वॉट एवर यू वांट, फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको जाना है मार्केट प्राइस पे, तो क्या करेंगे बेटा? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स से आपको मिल जाएगा मार्केट प्राइस। अब बच्चे पूछेंगे सर NIT का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है जी, आगे बढ़े। ये कन्वर्टर है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझे GDPMP से NNPFC पे जाने के लिए बोल रहा है, ग्रॉस का नेट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए बोल रहा है, NFIA ऐड कर दूंगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने को बोल रहा है, NIT लेस कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का। कूल कूल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, पहले सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं, क्वेश्चंस तो हो जाएंगे हमसे। नेशनल इनकम पाए, पहला मेथड है प्रोडक्शन मेथड। जिसको वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जाना जाता है, वैल्यू एडेड मेथड। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। आपको क्या लेना है बेटा? लिखते जाओ मेरे साथ। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर।
तो मतलब आपको फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ प्राइमरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ टर्शियरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर करना है। तो इससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा जीडीपी एमपी। और अब अगर आपको यहां से नेशनल इनकम पर जाना है तो लेस करना पड़ेगा बेटा आपको डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए एनआईटी को लेस करना पड़ेगा, आपका एनएनपी एफसी आ जाएगा। बच्चों एक चीज याद रखना, कई बार कंजम्पशन नहीं दिया रहता है तो हम एक फॉर्मूला भी लगा लेते हैं। कौन सा? परचेस। हम लोग एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं प्रिकॉशन बता रहा हूँ। हम निकाल लेते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस माइनस कर देते हैं परचेस और ऐड कर देते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, जहां पे चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। जहां पे चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो कई बार ना हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया रहता है, उसकी जगह हमको क्या दिया रहता है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ रहता है। तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं चेंज इन स्टॉक, और सॉरी ऐड कर देते हैं चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक और प्रिकॉशन वाला पॉइंट है। कौन सा? समटाइम समटाइम्स import and export is given, then make suitable assumption if you are including them in purchase or sell, purchase and sell. If you are including them on purchase or sell, or you have assumed them to be already included. क्या बोल रहे हैं, कई बार क्या होता है, हमको फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि सेल्स के साथ साथ एक्सपोर्ट भी दिया रहता है। तो अजम्पशन लेना कि वो एक्सपोर्ट इस सेल्स में आपने इंक्लूसिव माना है या आप उसको अलग से पकड़ रहे हो, ये कंफ्यूजन आ सकता है बच्चों के अंदर। तो वो जरूर आप लोग एक नोट के थ्रू क्लैरिफाई कर देना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला मेथड तो आप लोगों का हो गया, इसके ऊपर करेंगे भर भर के क्वेश्चन। तो क्या है बेटा पहला मेथड, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कई बार आपको परचेज दिया रहता है तो माइनस करना है परचेज और ऐड करना है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बच्चों कई बार आप लोगों को ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया रहेगा, क्लियर सुटेबल असम्पशन लेना। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। 6 था ना? यस, पॉइंट नंबर 7, नेशनल इनकम। जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हो और आपको बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहिए, यू कैन वॉच इट एट अ स्पीड ऑफ 1.5 और 1.25 एज पर योर कन्वीनियंस बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड, इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है बेटा, इनकम मेथड के अंदर हमको तीन चीजें ऐड करनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीजें ऐड करनी पड़ेगी, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय के बाद ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, इन तीनों को ऐड करेंगे तो एनडीपीएफसी चाहिए।
एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी तक जाने के लिए डोमेस्टिक को नेशनल करना पड़ेगा, एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसके अंदर लेंगे इम्प्लॉई इम्प्लॉई कॉस्ट, जिसको कंपेंसेशन टू इम्प्लॉय भी कहा जाता है, कंपेंसेशन टू इम्प्लॉय भी कहा जाता है। इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा बेटा आपको ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके अंदर कुछ इंक्लूजन है एक्सक्लूजन है, दोनों में मैं बताता हूँ। और एक होता है मिक्स्ड इनकम। सर ये मिक्स्ड इनकम क्या होता है? मिक्स्ड इनकम होता है बेटा इनकम ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, जिसके अंदर लेबर पार्ट और ऑपरेटिंग सरप्लस दोनों पार्ट इंक्लूडेड है। सर जो पिछले बैच में कराया था वो कर लिया है मैंने, देखने की जरूरत है? नहीं, वैसे कोई जरूरत है नहीं फिर आपको। ठीक है जी, आप इन तीनों को ऐड करेंगे ना तो आपको मिलेगा एनडीपीएफसी। आपको बस इसके अंदर एक ही चीज ऐड करनी है, एनएफआईए, मिल जाएगा एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कूल। अच्छा, अब ये कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय में क्या क्या आएगा, बहुत बड़ी लिस्ट है, पर मैं उसमें से कुछ कुछ लिखवाने की आपको कोशिश करता हूँ। सारे तो कवर नहीं होंगे पर कुछ कुछ लिखवाने की कोशिश करता हूँ। इसमें इंक्लूड क्या रहेगा और एक्सक्लूड क्या रहेगा? इंक्लूड रहेगा बेटा सैलरी, बोनस, टीए, एचआरए, एलटीए, लीव ट्रेवल अलाउंस। बेटा इम्प्लॉयर, EMPLOYER, इम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आएगा। बेटा इसके अंदर अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस कहां से? होम टू ऑफिस एंड ऑफिस टू होम, तो इंक्लूडेड है। रिम्बर्समेंट बेसिस पर है तो वो इंक्लूडेड नहीं है, वो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं है। अगर आपको कोई चीज रिम्बर्समेंट बेसिस पर दी जा रही है, रिम्बर्समेंट बेसिस से क्या मतलब है कि आप खर्चा कर दो आपको लौटा देगा, कंपनी के मालिक के बिहाफ पर बिजली का बिल भर दो वो आपको आपका पैसा दे देगा, तो ये आपका सैलरी का पार्ट थोड़ी, आपकी अर्निंग का पार्ट थोड़ी है। फिर इसके बाद बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंशन, पेंशन की प्रोविजन आएगी, पेंशन की प्रोविजन आएगी। बेटा आप लोगों को यहां पर फ्री मील, फ्री अकोमोडेशन सब आएगा। लेकिन क्या क्या नहीं आएगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। बेटा आप लोगों को इम्प्लॉई इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। आपको अगर ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट बेसिस पर, तो वो नहीं आएगा। पेंशन का पेमेंट, पेंशन का पेमेंट नहीं आएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन, बेटा लोन वैसे भी आपकी इनकम नहीं है, वो नहीं आएगा। इनकम टैक्स नहीं आएगा। सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ पेंशन बोला है तो उसको क्या अज्यूम करना? बेटा अगर क्वेश्चन में सिर्फ पेंशन बोला है तो आप उसको पेंशन का पेमेंट मान लेना और एक्सक्लूड कर देना। इफ क्वेश्चन सेज ओनली पेंशन, देन टेक इट एज पेंशन पेमेंट। लिख रहे हो ना मेरे साथ? एंड एक्सक्लूड इट। परक्विजिट्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा, और जो भी अलाउंसेस है सब आएंगे, एवरीथिंग। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सरप्लस के भी चार बच्चे हैं बेटा। सबसे पहला है रेंट, जिसमें इंप्यूटेड रेंट लेना है, नोशनल रेंट भी लेना है। रॉयल्टी, देन इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट में से ना दो इंटरेस्ट नहीं लेने हैं, कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट और इंटरेस्ट ऑन कंज्यूमर बोरोइंग, कंज्यूमर बोरोइंग ये नहीं लेने हैं। और लास्ट है बेटा पीबीटी लेना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्सक्लूड में लास्ट में क्या लिखा है? एक्सक्लूडेड।
एक्सक्लूड में लास्ट क्या लिखा है, इनकम टैक्स, आईटी मतलब इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स है। कभी कभी ना आपको पीबीटी भी नहीं दिया रहता है, उसकी जगह आपको तीन चीजें ऐड करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? रिटेन्ड अर्निंग, टैक्स एंड डिविडेंड। जो पे किया है, जो बचा है, और टैक्स। हाँ, ठीक है जी। अगर आपको डायरेक्टली प्रॉफिट दे रखा है तो उसको पीबीटी मान लेना। मिक्स इनकम डायरेक्टली दिया रहता है। तो ये देखिए कितना अच्छा चार्ट बन गया है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आपको ये दूसरा मेथड खत्म। तीसरा मेथड, नेशनल इनकम। बहुत सारे फॉर्मूले हैं बेटा, इसी चैप्टर में बस फॉर्मूले। बाय एक्सपेंडिचर मेथड। बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब होता है बेटा प्राइवेट, फाइनल, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और नेट एक्सपोर्ट मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। अब बच्चों, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस, अगर आपको नेट दे रखा है तो उसे ग्रॉस अप करना। अगर आपको नेट दे रखा है तो उसको ग्रॉस करना। अगर नेट इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करना। फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फिर चेंज इन इन्वेंट्री, और रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट ये सभी ऐड करना है। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो आप जानते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बेटा ये सब ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा जीडीपी एमपी। अब इसमें से लेस करना है डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल करना है तो ऐड करना है एनएफआईए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो लेस करना है एनआईटी। आपको मिल जाएगा बेटा एनएनपीएफसी, दैट इज योर नेशनल इनकम। बढ़िया फॉर्मूला है, मजा आ जाएगा आपको साथ। लाइव करोगे तो पता नहीं चलेगा कब खत्म भी हो गया,
रिकॉर्डेड करोगे तो हाँ आपको थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में कवर करवा रहा हूँ एक एक फॉर्मूला। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं गंदी और नंदी। GNDI, दैट इज ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये कैसे बनता है? ये बनता है बेटा GNPMP प्लस नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन सब का लॉजिक क्लियर किया था मैंने, इसके ऊपर क्वेश्चन कम बनते हैं। गंदी का फॉर्मूला है गंदी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, GNPMP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मुझे नंदी चाहिए, दैट इज नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो मुझे NNPMP के अंदर नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड करना पड़ेगा। गंदी नंदी डिस्पोजेबल इनकम के फॉर्मूले। अब एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला आएगा जो आपको नेशनल इनकम से लेकर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम PDI तक लेकर आएगा। एक ही फॉर्मूला मान लेंगे हम उसे। आई एम मूविंग अहेड, ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए रहेंगे बाद में, इसी नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे डल जाएगा, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं, नए नए नोट्स रहेंगे। अब बेटा हम निकालेंगे प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगा? सबसे पहले नेशनल इनकम लेंगे, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट को हटाओ, नारा ये होना चाहिए, जन जन में है नारा, गवर्नमेंट को हटाना काम है हमारा। ठीक है, नेशनल इनकम दैट इज NNPFC लेंगे, माइनस करेंगे गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग, गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट, जो भी गवर्नमेंट के प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट होंगे, माइनस करेंगे गवर्नमेंट नॉन डिपार्टमेंटल, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। क्या है सर ये गवर्नमेंट का नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज? यानी कि गवर्नमेंट का RTO, PWD, इनकम टैक्स, उनकी भी इनकम जो है वो भी हटा देनी है आपको। अच्छा सर इतना सब हटाना है, बिल्कुल। और सर कुछ हटाना है? और ये हटाना तो इतना ही है, अब कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। क्योंकि देखिए इंटरेस्ट ऑन नेशनल, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट नेशनल इनकम में लिया नहीं था, पर इससे प्राइवेट सेक्टर की इनकम बढ़ती है, इसलिए वो लेंगे। ऐड करेंगे नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, ऐड करेंगे नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तीन चीजें जब ऐड हो जाएगी बेटा, तो जो मिलेगा आपको वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर की इनकम मिलेगी। विल कॉल इट एज प्राइवेट इनकम।
जो अब रिजल्टेंट वैल्यू बचेगी इट विल बी कॉल्ड एज प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम, इसमें से अब लेस कर देंगे बच्चों, लेस कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स, लेस कर देंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये दो चीजें लेस कर देंगे क्योंकि हमको मिलने नहीं वाला है। तो जो बचेगा हमारे पास दैट पर्टिकुलर विल बी पर्सनल इनकम। और लास्ट लेस कर देंगे पर्सनल इनकम टैक्स, और एक और चीज लेस करेंगे मिसलेनियस फाइन्स, टैक्सेस एक्सेट्रा। तो जो हमारे पास बचेगा वो खर्च करने योग्य इनकम है और हम इसे बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पीडीआई। प्राइवेट इनकम, प्राइवेट इनकम पूरे प्राइवेट सेक्टर की इनकम होती है। पर्सनल इनकम जो आपकी इनकम है, ठीक है, टैक्स वैक्स लेस करने के बाद। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब आपकी खर्च करने योग्य जो इनकम है वो है। इस पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। अब पार्ट बी किनेशन के फॉर्मूलेस लेते हैं। किनेशन के फॉर्मूले लेने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी के भी फॉर्मूलेस ले लेंगे और फिर क्यूएनए स्टार्ट कर देंगे, ताकि अगर किसी को सिर्फ फॉर्मूलेस देख रहे हैं तो एक साथ उसको मिल जाए। ठीक है, आई होप यहां तक हो गया। अब नेशनल इनकम के बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, हम पहुंच गए हैं 11 तक। अब 12 पर आते हैं, किनीशियन थ्योरी, किनीशियन फॉर्मूलेस। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला y, that is national income, is equal to c plus i plus g plus x minus m। ये वही है जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज इंपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बच्चों अगर 2 सेक्टर रहेंगे तो c प्लस आई लेना, 3 सेक्टर रहेंगे c प्लस आई प्लस जी लेना, 4 सेक्टर रहेंगे तो c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम लेना। अब बच्चों इनिशियल फॉर्मूले के अंदर मैं इसको ए बोल देता हूं। दूसरा फॉर्मूला बेटा, ये जो सी है ना, इस सी की वैल्यू होती है ए प्लस बी वाई। अब इसको समझना पड़ेगा। ए का मतलब होता है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, ए इज इक्वल्स टू ए यू टी ओ एन ओ एम ओ यू एस, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, मतलब ये खर्चा आपका होके ही रहेगा। बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब आपकी खर्च करने की इच्छा। एंड वाई इज योर नेशनल इनकम। तो मान लीजिए आपका कंजम्पशन होता है 500 रुपए का फिक्स्ड, और आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन है 70%, यानी कि आपकी जितनी इनकम है उसका 70%। लेट से आपकी इनकम है 1000, तो बच्चों आप खर्चा कितना करोगे? 500 तो फिक्स करोगे और अपनी इनकम का 70% दैट इज 700, आपका खर्चा हो जाएगा 1200। सर ऐसे कैसे 1200? हाँ हो सकता है, उसमें तकलीफ क्या है? ठीक है सर, यहाँ पे डिस सेविंग हो रही है, डिस सेविंग। बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे, अभी ध्यान देना बेटा। एक और फॉर्मूला होता है
जो आपकी इनकम है y इज इक्वल्स टू c प्लस s, दैट इज c इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। आपकी इनकम के दो भाग होते हैं बेटा, c इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एंड s इज इक्वल्स टू सेविंग्स। तो मान लीजिए आपकी इनकम है 1000, खर्चा है 1200, तो डिस सेविंग हो गई 200। अगर आपकी इनकम है 1000 और खर्चा है 700, तो सेविंग कितनी हो गई 300। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ऑस्टिंग के आरटीपी मैराथन करवाने में क्योंकि कॉस्ट में टेंशन आ रहा है। कॉस्टिंग का दूसरे टीचर ने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे करवा के रखा हुआ है, इसलिए मैं नहीं ले रहा इस बार। ठीक है, अब ये जो सी की वैल्यू है ना बच्चों, सी, अच्छा एक और फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड कंजम्पशन का। इंड्यूस्ड कंजम्पशन का फॉर्मूला है सी माइनस ए, दैट इज कंजम्पशन माइनस ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। सर ये क्या है? इंड्यूस मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। सर क्या मतलब है इसका? मान लीजिए आपका कंजम्पशन है 1200 रुपए का, जिसमें से ऑटोनॉमस यानी 500 तो लगना ही लगना था। तो ये जो ऊपर का 700 है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, यानी टोटल कंजम्पशन में से फिक्स्ड खर्चे तो हटा ही दो, जो ऊपर का है जो आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला देखोगे तो ये जो बी वाई है ना, बी वाई इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये जो एक्स्ट्रा वाला खर्चा है ना, दिस इज योर इंड्यूस्ड कंजम्पशन। बहुत बहुत देखो, थोड़ा टफ लग सकता है आपको, लेकिन लिमिटेड फॉर्मूलेस ही हैं, थोड़े ज्यादा हैं पर लिमिटेड है। जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन है दैट इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। बच्चों ये समझा क्या यहां तक का पार्ट? सो टेल मी, आर वी क्लियर टिल हियर? इंड्यूस मतलब एक्स्ट्रा। इसको आप ऐसा भी देख सकते हो, C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। तो C माइनस ए इज इक्वल्स टू इंड्यूस कंजम्पशन, और वो बी वाई के बराबर होता है। ठीक है, आगे ये हो गया। अब अगर 3 सेक्टर और 4 सेक्टर देखोगे ना, तो C की वैल्यू है A प्लस बी वाई डी, वाई नहीं है वाई डी। पहले क्या हो रहा था, आपकी इनकम 1000 थी, आप उसका 70% खर्च कर रहे थे, पर अब अगर टैक्सेस लग रहे हैं ना, तो आपके पास इनकम पूरी की पूरी वाई नहीं बचेगी खर्च करने के लिए, वाई डी बचेगी, यानी कि कम बचेगी डिस्पोजेबल इनकम। वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम, वेयर वाई डी इज इक्वल्स टू वाई माइनस टैक्सेस, वाई माइनस टैक्सेस। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी इनकम है 1000, टैक्स है 30%, तो भैया आपके पास खर्च करने के लिए इनकम कितनी बची? 70%, 700 रुपए। अब उसका आप 50% खर्च करते हो तो 350 ही खर्च कर पाओगे। ठीक है, कई बार आपको सब्सिडीज भी मिल जाती है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है, प्लस सब्सिडीज या फिर ट्रांसफर पेमेंट। जरा ध्यान से देखना, वाईडी यानी कि खर्च करने की आपकी इनकम। अब आपसे पूछा जा रहा है आपका खर्च कितना होगा भाई, तो आप बोले देखिए 500 रुपए का तो फिक्स खर्चा होगा, प्लस मेरी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसका 50%। अब बेटा आपकी डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगी? समझिए आपकी इनकम दे रखी है 100 या 1000, उसमें से टैक्स दे रखा है 300 का, और ट्रांसफर पेमेंट मिला है 200। मतलब आप कितने रुपए खर्च कर पाओगे? 900। तो इंटू 900 करेंगे, टोटल आंसर आ जाएगा 450। अब आपकी इनकम है 1000, और आप उसमें से 450 रुपए, सॉरी 950 का खर्चा कर रहे हो, तो सेविंग कितनी कर रहे हो? 50 रुपए की कर रहे हो।
ठीक है जी, ये है 3 और 4 सेक्टर की कहानी। फॉर 3/4 सेक्टर, 4 सेक्टर में तो और भी आएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, अगर ए बी सी डी ई एफ जी, अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो 2 सेक्टर में फॉर्मूला कितना खुल सकता है? क्या मैं y की जगह a प्लस बी वाई लिख सकता हूँ? a प्लस बी वाई, ये तो c की वैल्यू हो गई, प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये है 2 सेक्टर। अगर मुझे 3 सेक्टर में लाना है तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बचा पार्टी, ये 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर का होगा। अब एक चीज नोटिस करिए, अगर 2 सेक्टर की बात कर रहा हूं तो गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट तो होगा ही नहीं, 3 और 4 सेक्टर में ये होगा। अभी इस फॉर्मूले को और एक्सपांड कर सकते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी की जगह क्या मैं y माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी लिख सकता हूं, या फिर प्लस ट्रांसफर पेमेंट। बेटा क्या मैं y की जगह c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम लिख सकता हूँ, c की जगह a प्लस बी वाई डी लिख सकता हूँ, वाई डी की जगह y माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज लिख सकता हूँ, प्लस ट्रांसफर पेमेंट। यही है वो सबसे बड़ा फॉर्मूला बस। अब सब छोटे छोटे हैं, 5 मिनट में सारे फॉर्मूले रैपअप हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। जी एच। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के। इसके दो फॉर्मूले हैं, 1/MPS और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को 1/1 - MPC भी लिख सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला है और चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। So, investment multiplier is a phenomena whereby small change in your investment will bring about proportionately larger change in your national income. तो मान लीजिए 1,000 रुपए के खर्चे से, इन्वेस्टमेंट से 10,000 आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो उसे बोला जाता है बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 10। 10,000 डिवाइड 1,000। 5-7 फॉर्मूले हो जाएगा, फिर हम रिवाइज भी कर लेंगे भले एक बार। नेक्स्ट फॉर्मूला है एमपीएस का, EFGHIJ। MPS, MPS is denoted by marginal propensity to save, marginal propensity to save। इसका फॉर्मूला है एडिशनल सेविंग्स डिवाइडेड बाय एडिशनल इनकम। एक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी आपकी खर्च करने की इच्छा, इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन divided by change in income. It is denoted by B. एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये है टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। चैप्टर 4 में सिर्फ 2 न्यूमेरिकल है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिस्कल पॉलिसी में न्यूमेरिकल नहीं है, और मॉनेटरी पॉलिसी में सिर्फ 4-5 फॉर्मूले हैं। तो 1 घंटे में पहले हम फॉर्मूले सारे रैप अप करें। इस चैप्टर में बहुत 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 फॉर्मूलेज हैं, हमें पता भी नहीं चलता इतने सारे, पर मैंने कंपाइल कर रखे हैं।
एक फॉर्मूला पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है बेटा इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ट्रेड डेफिसिट का दैट इज m माइनस एक्स। हम x माइनस एम करते हैं ना। लास्ट फॉर्मूला है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC माइनस V, and V stands for प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, इंपोर्ट करने की फ्रीक्वेंसी। ये इस चैप्टर के तो फॉर्मूले खत्म हुए, काफी सारे थे। न्यूमेरिकल्स भी बहुत है हमारे पास, पर फॉर्मूलेस फाइनाइट है, इसके बियॉन्ड नहीं है। यस, ओनली दिस मेनी। अब आप एक काम करिए, 2-5 मिनट ले लीजिए, सारे फॉर्मूलेस देख लो। टेक 4-5 मिनट्स एंड सी ऑल द फॉर्मूलेस। सारे के ऊपर, सारे के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सभी के ऊपर है। ये फॉर्मूले का चार्ट बना लो। चैप्टर 2 में हम पेज का कलर बदल लेते हैं, थोड़ा फीलिंग आएगा। इसके ऊपर ना ब्लू कलर बहुत बढ़िया लगता है। चैप्टर 2 में एक फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का, 2 फॉर्मूला मैं करवा दूंगा वो अलग से। ठीक है, चलिए M1 निकालते हैं। या M1 M2 M3 M4 निकालेंगे, NM1 NM2 NM3 L1 L2 L3 निकालेंगे। हम इसके बाद बेटा रिजर्व्ड मनी निकालेंगे और ये वाला हो जाएगा, ये फर्स्ट लेक्चर। चलिए M1 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विथ पब्लिक, करेंसी नोट्स एंड कॉइन विथ पब्लिक, ऐड करेंगे इसके अंदर नेट डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक। नेट डिमांड डिपॉजिट कैसे निकलता है ये देख लीजिए, टोटल DD, टोटल डिमांड डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट। मतलब मनी सप्लाई के अंदर, अभी हम मनी सप्लाई कर रहे हैं मेजर, तो बेटा मनी सप्लाई के अंदर इंटर बैंक डिपॉजिट को नहीं लेना, ऐड करेंगे अदर डिपॉजिट्स विथ RBI।
आरबीआई के साथ अदर डिपॉजिट जो है, तो इससे हमको मिल जाएगा M1। M1 से M2 पर कैसे पहुंचते हैं? M2 पर पहुंचने के लिए पहले M1 लीजिए, और इसमें आपने ऊपर क्या ऐड किया था बेटा? M1 के अंदर ये 3 एलिमेंट ऐड किए थे, ये तो लो ही लो, और साथ ही साथ ऐड कर दो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स को ऐड कर। अब आएंगे M3 में। M3 में M2 को ऐड नहीं करना है, M1 ही लेना है। M1 में आपने नेट डिमांड डिपॉजिट लिया है, यहाँ पे नेट टाइम डिपॉजिट ले लो, ऐड कर देंगे नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। और M4 निकालने के लिए M3 लेंगे प्लस ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC को छोड़ दीजिए। ठीक है जी बच्चों, इसको बोला जाता है नैरो मनी। ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रॉड मनी। नैरो मनी, ब्रॉड मनी, M3 को। M4 को नहीं बोलते हैं, नहीं। ठीक है, अब न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। वी विल स्टडी। आपको क्लियर दिख तो रहा है ना, मतलब विजिबिलिटी में तो कोई इशू नहीं है ना देखने में? देखने में तो क्लियर ही है, भौकाल है, बढ़िया ही। ठीक है, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स, सबसे पहले NM1 निकालेंगे। NM1 वैसे ही निकलता है जैसे M1 निकलता है। कैसे? करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक। ऐड करेंगे इसके अंदर नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। डिमांड डिपॉजिट नेट, टोटल डिमांड डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट। ऐड करेंगे इसके अंदर अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो इससे जो मिलेगा मुझे, उसको बोलेंगे हम NM1, दैट इज न्यू मॉनेटरी aggregate 1। Again I am saying, if you have all the notes ready in hand with you, you can, like फास्ट में आप लोग देख सकते हो सारे लेक्चर्स।
अब इसके अंदर ऐड करेंगे शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट विथ मैच्योरिटी 1 ईयर। 1 ईयर की मैच्योरिटी वाले, पहले डिमांड डिपॉजिट तो सारे ऐड कर दिए थे, यहाँ पर अभी टाइम डिपॉजिट ऐड कर रहे हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट ऐड कर रहे हैं 1 साल की मैच्योरिटी वाले। जो हमको मिलेगा वो मिलेगा NM2, जो हमको मिलेगा वो कहलाया जाएगा NM2। अब इसके बाद ऐड करेंगे बेटा, शॉर्ट टर्म तो ऐड कर दिया, अभी लॉन्ग टर्म ऐड कर देंगे, लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट्स। और एक और चीज ऐड करेंगे, इसके अंदर हम कॉल टर्म फंडिंग ऐड करेंगे, कॉल ऑब्लिक टर्म फंडिंग ऑफ टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। बस बहुत हल्का सा रह गया, ये थोड़ा सा है। रिजर्व मनी बता देना, चैप्टर 2 के 2-3 फॉर्मूले बस वही बता, फिर तो हो जाएगा। इससे हमको मिल जाएगा NM3। NM3 से अब अपन L1 पे जाएंगे। NM3 से L1 पर जाने के लिए वही चीजें ऐड होती है जो M3 से M4 पे जाने के लिए यूज करते हैं। ऑल डिपॉजिट्स ऑफ, ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक एक्सक्लूडिंग NSC। NSC को छोड़ दीजिए। इससे आपको मिल जाएगा L1। L1 मतलब लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, लिक्विडिटी एग्रीगेट 1 मिल गया। अब इसके बाद आप लोगों को इसके अंदर ऐड करना है टर्म डिपॉजिट विद टर्म लेंडिंग एंड रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, और बेटा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट विद टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन या फिर रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, और ऐड करेंगे टर्म बोरोइंग बाय फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। ये कैसे याद करना मैं बता दूंगा। ये ऐसे ही याद रखना, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन और CDs, इतना ही याद रखना। अभी आएगा तो ऐसे ही आएगा लगभग मोटा मोटी तौर पे। इससे आपको मिल जाएगा L2, और लास्ट में आप ऐड करेंगे बेटा NBFCs को, डिपॉजिट्स ऑफ तो इससे मिल जाएगा L3। तो देखिए NM1 कैसे बनेगा, वही M1, करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद RBI, नेट डिमांड डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम। अब NM1 से NM2 पर जाने के लिए शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट, NM3 पर जाने के लिए लॉन्ग टर्म ऐड कर दो, और बेटा कॉल टर्म फंडिंग ऐड कर दो। NM3 से NM4 पर, सॉरी NM3 से L1 पे जाने के लिए वही करना पड़ता है जो M3 से M4 पर जाने के लिए करते हैं, ऑल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब L1 से L2 पर जाने के लिए रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट याद रखना, और लास्ट में NBFCs भी इसमें ऐड हो गई है। थोड़ा सा टफ पार्ट जा सकता है। अब एक छोटा सा पार्ट रह गया है, रिजर्व्ड मनी कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, फिर ये भी हो गया चैप्टर। रिजर्व्ड मनी M1 कैसे निकलता है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक, ऐड करेंगे इसमें अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI,
और ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी तीसरा इंटर बैंक डिपॉजिट ऐड करने वाले थे, इसकी जगह बैंकर्स डिपॉजिट ऐड करेंगे। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, तो इससे आपको रिजर्व मनी मिल जाएगा। रिजर्व मनी का एक और अप्रोच है, असेट अप्रोच, भी देख लेते हैं। ऑल्टरनेटिवली दूसरा अप्रोच है असेट अप्रोच, वो थोड़ा टफ है। नेट आरबीआई क्रेडिट, आरबीआई के सारे असेट देखने हैं, आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट, ऐड करेंगे आरबीआई क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर। बस 5 मिनट में खत्म फॉर्मूले। प्लस आरबीआई क्लेम ऑन बैंक्स, प्लस आरबीआई के फॉरेन असेट्स। देखिए, हाँ कर दूंगा, मैं इमीडिएटली कर दूंगा, या फिर ऐसा भी कर सकते, इफ यू वांट आई कैन टेक इट इन नेक्स्ट लेक्चर, जैसा आप बोले। आई डोंट हैव प्रॉब्लम, बट इफ यू वांट मी टू टेक इन नेक्स्ट लेक्चर तो कल थोड़ा ज़्यादा बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये फॉर्मूले सारे याद करने के लिए अगर समय चाहिए तो आई कैन गिव यू टाइम। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको तो स्टिच लेक्चर मिल सकता है। तो देखो, आरबीआई ने जो गवर्नमेंट को उधारी दी वो आरबीआई का असेट है बेटा, कमर्शियल सेक्टर को उधारी दी वो भी उसका एसेट है, बैंक को जो उधारी दी वो भी एसेट है, फॉरेन एसेट्स वो भी उसके एसेट है। माइनस करेंगे, नहीं ऐड करेंगे करेंसी लाइबिलिटी टू पब्लिक, ऐड करेंगे आरबीआई की करेंसी लाइबिलिटी टू पब्लिक। मतलब देखो, गवर्नमेंट से लेना, कमर्शियल सेक्टर से लेना, बैंक से लेना, पब्लिक से लेना, फॉरेन से लेना, सभी से पैसे जो लेना, फॉरेन वालों से लेना, गवर्नमेंट से लेना, कमर्शियल सेक्टर, बैंक, पब्लिक, सभी से माइनस करेंगे आरबीआई की नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटी। ठीक है, ठीक है, तो आज फॉर्मुलेस कर लो। तो देखो, आरबीआई ने सबसे लेना है, फॉरेन से लेना है, गवर्नमेंट से लेना है, कमर्शियल सेक्टर से लेना है, बैंक से लेना है, पब्लिक से लेना है, सिर्फ उसकी नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटी हटा देना। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के दो तीन फॉर्मुलेस हैं, वो लिखवा देता हूँ। एक तो मनी मल्टीप्लायर है और एक क्रेडिट मल्टीप्लायर, दो ही है। चैप्टर 2 मनी मल्टीप्लायर क्रेडिट मल्टीप्लायर इसी चैप्टर में, माय बैड, वो तो इसी चैप्टर का पार्ट है। ठीक है जी। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर where bigger M is equals to money supply, MB is equals to monetary base, मॉनेटरी बेस। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, M अपॉन एम बी। मान लीजिए देश में मनी का सप्लाई है 10,000 करोड़ रुपए का, और करेंसी से प्रिंट है 1,000 करोड़ की, यानी कि मनी 10 बार सर्कुलेट हो रही है, मनी 10 गुना मल्टीप्लाई हो रही है। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन रिक्वायर्ड
रिजर्व रेशो इज इक्वल्स टू 1/R। मान लीजिए आपका रिक्वायर्ड रेशो 10% है, तो 1/10% मनी क्रेडिट मल्टीप्लायर 10 टाइम्स हो जाएगा। अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो 20% है, तो 1/20% आपका मनी मल्टीप्लायर सॉरी क्रेडिट मल्टीप्लायर 5 गुना हो जाएगा। अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो 50% है, तो 1/50% हो जाएगा 2, तो आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर हो जाएगा 2। इस सभी के सभी पॉइंट पे क्वेश्चन है। मतलब आप समझ लिए, जितने फॉर्मूले उतने क्वेश्चन है आपको, जितने फॉर्मूले उतने क्वेश्चन। ठीक है, जितना फॉर्मूला उतना क्वेश्चन। मुझको क्या हुआ है। बस आपका नंबर, इसके बाद सीएमए वालों का नंबर लग रहा है। चैप्टर 4 में ना 2 क्वेश्चन ही हैं, वो क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ेंगे, वो वहीं के वहीं समझाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन करते से चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ है नहीं। डू यू वांट मी टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस? क्या हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करें क्या? इफ यू परमिट मी। इफ यू डोंट वांट, आई वोंट टेक। इफ यू वांट, आई कैन टेक। इट्स ऑल अप टू यू। आईफोन ले लिया। टेल मी व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट। फॉर्मूलाज काफी हो गए, आप एक काम कर लो, भले आज ये भी रिवाइज कर लो, इतने भी ज्यादा नहीं जितने हम सोच रहे हैं, तो है तो थोड़े बहुत। ठीक है, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अगर ये लेक्चर इसके आगे भी आपको 2-3 घंटे का दिख रहा है, दैट मीन्स हमने लेक्चर को स्टिच कर दिया है। नहीं तो आपको सेकेंड पार्ट देखना पड़ेगा। इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं नेक्स्ट लेक्चर की लिंक पिन कर दूंगा। वी आर डन विद द फॉर्मूलाज, वी हैव दिस मेनी फॉर्मूलाज ओनली। अब मैं इसकी एक शीट बना के आप लोगों को देने वाला हूँ। ये फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं, अगर 1 2 4 फॉर्मूले और होंगे तो वो भी मैं कवर करवा दूंगा जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ चीजें क्वेश्चन के साथ साथ भी कवर हो जाएगी। तो ये मैंने लगभग लगभग मेमोरी बेस्ड करवा दी है जितने मेरे को याद थे। आप बोलोगे सर देख के करवाए, नहीं, मेमोरी बेस्ड है सारे। सर चैप्टर 4 की कौन सी यूनिट करनी है? 1 4 एंड 5, जस्ट 1 4 एंड 5।
ऑलमोस्ट सारे कवर हैं, वही देखते हैं, और अगर कुछ रह जाता है तो मैं इसके नोट्स टेलीग्राम पर डाल दूंगा, अगर किसी का छूट गया है तो वहां पे देख लेना। ठीक है, अब मैं इसको टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।